हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज़ में आज अपन फिर से कछवाहास के बारे में बात करेंगे। आज ये लास्ट पार्ट रहेगा जयपुर की जो डायनेस्टीज़ रही है, कछवाहा डायनेस्टी जयपुर राजस्थान की जो रही है उसके बारे में। और एक चीज़ मैं बता दूं, राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ जो कंप्लीट हो गई उसके बेसिस पे आपको MCQs अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। वो प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड करें, जिससे कि आपका एक असेसमेंट है वो आप चेक कर सको कि कितना क्या नॉलेज ले लिया अपन ने और कितना क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है और किस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, और एडिटोरियल आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अपना। देखो, प्रीवियस जितने भी किंग्स थे वहाँ तक अपन ने बात की थी। अब अपन बात करेंगे सवाई प्रताप सिंह की। सवाई प्रताप सिंह नेक्स्ट किंग जिनका रूल रहा जयपुर में 1778 से 1803 तक। इनका जन्म हुआ था 1764 में 10 दिसंबर को। ये बहुत ही अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे डांसर थे, मतलब डांसिंग और सिंगिंग में इनका कुछ खास ही एक इंटरेस्ट था। ये एक अपने आप में बहुत अच्छे कवि भी हुआ करते थे। इनके टाइम पे इन्होंने 22 कवियों को, स्कॉलर्स को, जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स या फिर पोएम लिखने में या फिर संस्कृत के अंदर वो बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन 22 जो स्कॉलर्स थे उन 22 लोगों को एक साथ बोल दिया जाता था गंधर्व 22। क्या बोलते थे? गंधर्व 22, 22। ठीक है, तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि गंधर्व 22 जयपुर के किस राजा के कोर्ट में थे? तो कौन था? सवाई प्रताप सिंह। ये ध्यान रखना अपने को। इनके टाइम पे जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे उनमें से एक थे मणिराम, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी। और इनके अलावा इनके म्यूजिक टीचर जो सवाई प्रताप सिंह, जैसे कि अपन ने देखा सिंगिंग और डांसिंग के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो इनके जो म्यूज़िक टीचर थे उनका नाम था मियाँ चांद खां। क्या नाम था? मियाँ चांद खां। उनको एक टाइटल भी दे दिया था इन्होंने, बुद्ध प्रकाश नाम से। उन्होंने स्वर सागर नाम से एक बुक लिखी। मियाँ चांद खां ने स्वर सागर नाम से एक बुक लिखी। और वो मियाँ चांद खां कौन थे? सवाई प्रताप सिंह के म्यूजिक टीचर। उनको, जो मियाँ चांद खां थे, उनको बुद्ध प्रकाश नाम से भी जाना जाता था। ये टाइटल भी उनको दिया हुआ था। राधा कृष्ण करके एक और स्कॉलर थे, उन्होंने राग रत्नाकर करके एक कॉम्पोजिशन लिखी। तो ऐसे करके स्वर सागर जो मियाँ चांद खां ने लिखी और राधा कृष्ण ने जो राग रत्नाकर लिखी, ये दोनों म्यूजिकल टेक्स्ट थी, मतलब संगीत के ऊपर आधारित ये बुक्स थी। इनके अलावा सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे वैदिक बुक्स का भी कॉम्पोजिशन हुआ, जिनके नाम दिए गए। एक का नाम था अमृत सागर, एक का नाम था प्रताप संग्रह। तो अमृत सागर और प्रताप संग्रह किससे रिलेटेड थी? वैदिक बुक्स थी, जो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थी किंग सवाई प्रताप सिंह के साथ में। एक और स्कॉलर थे जिनका नाम था श्री भोलेनाथ शुक्ल। उन्होंने कर्ण कुतूहल और श्री कृष्ण लीलामृत करके बुक्स लिखी। ठीक है, एक तो कर्ण कुतूहल और एक श्री कृष्ण लीलामृत करके बुक लिखी। अगर इनका बैटल या फिर अपन वॉरियरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखें तो इनका 3 रिकॉर्ड मेन आते हैं। पहला रिकॉर्ड, जब सवाई प्रताप सिंह ने माजी सिंधिया, ठीक है, माजी सिंधिया जो मराठा आर्मी चीफ थे, उनसे बैटल हुआ था इनका तुंगा के प्लेन्स में, दौसा में तुंगा के प्लेन्स में बैटल हुआ था 1778 में, जिसमें सवाई प्रताप सिंह जीता था और माजी सिंधिया को हरा दिया था। फिर उसके बाद में एक और मराठा लीडर डी बोई, क्या नाम था? डी बोई। इसकी लीडरशिप में मराठा आर्मी के साथ में बैटल हुआ था सवाई प्रताप सिंह की आर्मी का पाटन वाले रीजन में, और ये बैटल हुआ था 1790 में। वहाँ पर प्रताप सिंह की हार हुई। ऐसे ही 1800 AD में भी मराठाओं ने फिर से अटैक किया, और अटैक किया तो उस टाइम पे प्रताप सिंह के साथ में जोधपुर के भीम सिंह की आर्मी भी थी। तो कहने का मतलब तीसरा जो बैटल था उसमें एक तरफ प्रताप सिंह के साथ में भीम सिंह था तो दूसरी तरफ मराठा थे। 1800 AD की बात है, और ये बैटल लड़ा गया था मालपुरा, और इस बैटल के अंदर मराठाओं की जीत हुई थी। तो इस तरीके से 3 बैटल, 3 में से एक बैटल में तो प्रताप सिंह की जीत हुई, बाकी 2 बैटल्स में हार हुई। ऐसे ही 1793 में साहिब राम करके एक पेंटर भी हुआ करते थे इनके कोर्ट में।
उन्होंने एक लाइफ साइज एक पिक्चर इनकी पोर्ट्रे की, जो कि जयपुर की स्पेशलिटी बन के आज भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, मतलब टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो साहिब राव ने बनाई, कब बनाई? 1793 में बनाई। और किसकी? प्रताप सिंह की। और किस साइज की? लाइफ साइज। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही 1799 में इन्होंने जो जयपुर का हवा महल है बड़ी चौपड़ पे, वो बनवाया, जिसको राजस्थान का एयरफोर्ट भी बोला जाता है, एयरफोर्ट ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। ये 5 मंजिला महल है, जिनके 5 मंजिलों के अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि शरद टेम्पल, रतन टेम्पल, विचित्र टेम्पल, प्रकाश टेम्पल, हवा टेम्पल, ये अलग अलग 5 नाम दिए गए। और इस टेम्पल में, इस फोर्ट में आप देखोगे तो इसमें 953 विंडोज हैं, इसीलिए हवा क्या बहुत आराम से पास हो सकती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? हवा महल। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इस महल की कि ये बिना किसी नींव के हैं, विदाउट एनी फाउंडेशन, बिना किसी फाउंडेशन के बनाया हुआ, इंडियन स्टाइल में बनाया हुआ एक फोर्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन लालचंद उस्ता ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखना, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ आपको याद ही रखनी है कि लालचंद उस्ता ने इसका निर्माण करवाया था। और इसको अगर बाहर से आप देखते हो तो एक क्राउन की तरह, मुकुट की तरह दिखाई देता है, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड किया गया था किंग के द्वारा। साथ में जो प्रताप सिंह थे, अब जैसा कि अपन ने देखा म्यूजिक के लिए इनका एक अलग इंटरेस्ट था, खुद अच्छे डांसर थे, अच्छे सिंगर थे, तो उस केस में इन्होंने म्यूजिक कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें बहुत जने लोग आए का पार्टिसिपेशन होता है। एक तरीके से एक आर्ट को एक्सप्लोर करने का तरीका ये था। ठीक है, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया, और उसी टाइम पे राधा गोविंद संगीत सार करके एक बुक कंपोज करवाई। ठीक है, म्यूजिक कॉन्सर्ट, और उसी टाइम पे राधा गोविंद संगीत सार करके भी एक बुक लिखवाई। इन्होंने जितने भी पोइम्स लिखी, उन पोइम्स में अपना नाम प्रताप सिंह ना दे करके ब्रिज निधि नाम दिया। ब्रिज निधि मतलब कृष्ण के भक्त थे ये। ठीक है, देखो यहाँ पे राधा गोविंद संगीत और ये सारा आएगा। फिर इनके बाद में, प्रताप सिंह के बाद में जो इम्पोर्टेंट किंग आते हैं, उनका नाम है जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड का नाम आता है तो सीधा कृष्णा कुमारी एपिसोड, जिसमें गिंगोली बैटल हुआ था। ध्यान होगा आपको, अपने बात की थी मेवाड़ का, जब बात आई थी मेवाड़ वाले में भी बात की थी, और मान सिंह ऑफ जोधपुर आया था तब भी बात की थी। अब रिपीट हो रहा है कृष्णा कुमारी एपिसोड, आपने ऑलरेडी ये चीज़ समझ ली होगी। ठीक है, जगत सिंह सेकंड ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रीटी साइन कर ली, और वो ट्रीटी इसलिए की कि मराठाओं का और पिंडारियों का जो अटैक होने का डर था उससे बचने के लिए। अब देखो यहाँ पे मतलब कितना वो चेंज हो जाता है पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अब अपन जयपुर के जो मतलब राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं कि मराठाओं का थ्रेट था, उनको पिंडारियों का थ्रेट था। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो ये जो जयपुर के और ये जो प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रीटी साइन की थी, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देते हैं कि मराठाओं ने और इन्होंने कम से कम लड़ाई तो लड़ी। ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पर खैर, अपने को इस चीज़ में ना जाते हुए ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 में जगत सिंह सेकंड के टाइम पर जयपुर ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी साइन कर ली थी। जगत सिंह सेकंड की जो बीलव्ड थी, लवर जो थी, उसका नाम था रास कपूर। ये एक वैश्या थी, वॉर थी। इसको नाहरगढ़ में जिंदगी भर के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। ये एक फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में जय सिंह थर्ड बनता है किंग। जय सिंह थर्ड के टाइम पे बस केवल जो कुछ कॉन्टेक्चुअल इतना इम्पोर्टेंट हुआ नहीं था, पर वही है कि इस टाइम पे जो लिटरेचर था वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था, लिखने का काम और कॉम्पोजिशन बढ़ती जा रही थी। तो इस टाइम पे नारायण भट्ट करके एक स्कॉलर थे, उन्होंने जयवंश और नृपविलास, जयवंश और नृपविलास ये पोइटिक टेक्स्ट लिखी, कविताएं लिखी इन 2 बुक्स के अंदर। किसके टाइम पे? जय सिंह थर्ड के टाइम पे। फिर जय सिंह थर्ड के बाद में किंग बनता है राम सिंह सेकंड, जिसका रूल चलता है 1835 से 1880 तक, बहुत लंबा टाइम। जब ये किंग बना था तो इसकी एज बहुत कम थी, मतलब 18 साल से कम थी। इसलिए देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से तो 1818 के अंदर एग्रीमेंट साइन हो ही गया था, तो उसके अंडर में अंग्रेजों की पेट्रोनेज आ गई थी। अब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया था? एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था। तो 1835 में जब इसको एज ए किंग बिठाया गया, तब इसकी उम्र बहुत कम थी। तब
सपोर्ट करने के लिए एक रीजेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया गया था और उस सेटलमेंट सिस्टम में मेजर रास करके एक चेयरमैन को बिठाया गया था इस रीजेंसी चेयरमैनशिप के अंडर में, ठीक है, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जयपुर प्रिंसली स्टेट। मेजर रास के बाद में मेजर लुडलो बना इस रीजेंसी का चेयरमैन, जिसको लोग लड्डू साहब के नाम से भी जानते थे। फिर आगे आप देखोगे तो फिर लड्डू साहब के बाद में मेजर रिचर्ड बना, फिर मेजर रिचर्ड के बाद में मेजर बर्टन बना। ये मेजर रिचर्ड था, ये बहुत ज़्यादा करप्ट था। ओके, ठीक है। इसके बीच में लाइन ये इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि जो राम सिंह था, राम सिंह सेकंड, इन्होंने जब 18 साल की उम्र पूरी की तब जा कर के इनको फुल्ली इनका जो रूल था, इनका जो राज सिंहासन था वो दे दिया गया था 27 सितंबर 1851 को। तो कहने का मतलब 1835 के बाद में फिर इनको जब प्रॉपर किंगशिप कब मिल गई थी, 1851 में, 18 साल की उम्र में। अगर इस टाइम को आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कंपेयर करने की अगर रखते हो, आपको थोड़ा आइडिया है तो बहुत बढ़िया बात, आप अच्छे से समझ पाओगे। इस टाइम पे सोशल रिफॉर्म्स का भी एक टाइम चल रहा था जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन्होंने मिलकर के बहुत सारे कदम उठाए थे जिसकी वजह से कि जो सोशल इविल्स थे उनको रिमूव करना, उनको हटाना। तो उसके लिए जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो जयपुर प्रिंसली स्टेट में भी जो ये राजा राम सिंह था, इसके टाइम पे ही, राजा राम सिंह सेकंड के टाइम पे ही सोशल रिफॉर्म्स आए थे जयपुर में। कैसे? जैसे कि किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके अगेंस्ट में काम शुरू हो चुका था। समाधि प्रथा के अगेंस्ट में 1844 में, सती प्रथा के अगेंस्ट में काम शुरू हो चुका था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में काम शुरू हो चुका था 1847 में। ये सब बंद कर दिए गए थे। तो सोशल रिफॉर्म्स जो थे वो मास लेवल पे लाए गए थे जयपुर प्रिंसली स्टेट में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राम सिंह सेकंड। ओके, इसी के टाइम पे, राम सिंह सेकंड के टाइम पे ही ब्रिटिश किंग एडवर्ड भी आता है जयपुर के टूर पे, और इनके आगमन को ही कमेमोरेट करने के लिए, इनके अराइवल पे ही जयपुर को पिंक कलर करवा दिया गया था। कुछ लोगों का ये मानना है कि जयपुर में पहले रंग तो सफ़ेद करवाया था, पर पक्षी उस सफ़ेद रंग की वजह से, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से उनकी डेथ ज़्यादा हो रही थी, वो परेशानियों का सामना कर रहे थे, इसलिए पिंक कलर करा दिया गया था। बट हिस्टोरिकली ये चीज़ बताई गई है कि ब्रिटिश किंग एडवर्ड जब आया था जयपुर के टूर पे, तब उसके वेलकम को कमेमोरेट करने के लिए जयपुर को पिंक कलर से रंगाया गया था। ओके, इस चीज़ का मेंशन सबसे पहले करने वाला स्टैनले रीड। किसने किया? स्टैनले रीड। इन्होंने अपनी बुक रॉयल टूर टू इंडिया, नाम भी देख लो आप बुक का, रॉयल टूर टू इंडिया, इसमें जयपुर को पिंक सिटी नाम से डिस्क्राइब किया क्योंकि कलर पिंक हो चुका था। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट था, जो स्वतंत्रता क्रांति थी या सिपाही म्यूटनी बोली जाती है, तो उसमें ये जो राजे रजवाड़े थे, इन्होंने बहुत सारों ने तो सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और इस सपोर्ट के लिए ही ये जो महाराजा राम सिंह सेकंड जो था जयपुर का, इसको सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इसने इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस करने में सपोर्ट किया था। साथ में बीकानेर के प्रिंसली स्टेट्स की बात की थी तो वहाँ पर भी अपन ने देखा था, उन्होंने भी बिल्कुल ओपनली साथ दिया था ब्रिटिशर्स का। ये म्यूटनी शुरू हुई थी लगभग 11 मई 1857 को मेरठ से, और इस टाइम पे जयपुर में जो इंग्लिश एजेंट था उसका नाम था एडन। क्या नाम था? एडन। ये म्यूटनी के बारे में अपन पढ़ेंगे, उस तब और डिटेल में आएगा, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे तब। अभी तो एंशिएंट पर्सपेक्टिव से अपन आगे बढ़ रहे हैं। 1856 से 1868 के बीच में राजस्थान में लगातार ड्रॉट्स आए थे, सूखा पड़ा था, और उस सूखे की परिस्थिति से निपटने के लिए राम सिंह सेकंड ने राम निवास बाग का निर्माण करवाया, जिसकी प्लानिंग की गई थी सर्जन डी फेबक। किसने? सर्जन डी फेबक। इसने प्लान किया और रामनिवास बाग बनवाया गया था ड्रॉट रिलीफ पैकेज के लिए
जब ड्रॉट फ्रीक्वेंटली आ रहे थे राजस्थान में 1856 टू 1868 के टाइम पे, ठीक है। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ये भी टूर पे आते हैं जयपुर के, और इनके टूर पे एक और माइलस्टोन पुट किया जाता है राम सिंह सेकंड के टाइम पे, वो था अल्बर्ट हॉल का फाउंडेशन, ठीक है। तो अल्बर्ट हॉल फाउंडेशन पुट किया प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के द्वारा, कब? 1876 के टाइम पे, ठीक है। और ये जो अल्बर्ट हॉल है ये कहाँ पर? वो ही रामनिवास बाग वाले रीजन में ही है। जयपुर कभी आना हो तो आप देखना, रामनिवास बाग में ही है। इसका चीफ आर्किटेक्ट जो था वो था सर स्टीवन, ठीक है। सर स्टीवन इसका चीफ आर्किटेक्ट था, और इसको इनॉग्रेट किया था एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। तो यहाँ पर 4-5 नाम आ रहे हैं, 2 से 5 बार देखोगे हो जाएगा दिमाग में सेट। प्रिंस अल्बर्ट, फाउंडेशन स्टोन, रामनिवास बाग, आर्किटेक्ट सर स्टीवन, और इनॉग्रेशन एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। साथ में राम सिंह के टाइम पे महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, मदरसा हुनारी और राजस्थान ऑफ आर्ट, जिसका नाम बदल के बाद में कर दिया गया था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये बनवाए गए, ये इस्टेब्लिश किए गए थे जयपुर में। तो कहने का मतलब इनके टाइम पे एजुकेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा काम हुए थे। साथ में संस्कृत स्कॉलर्स को भी यहाँ पर एक डिबेट के लिए जगह देना और संस्कृत को और प्रमोट करना, उसके लिए मौज मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मौज मंदिर किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया और कहाँ पर बनवाया, ठीक है। तो संस्कृत स्कॉलर्स के डिबेट के लिए जयपुर में, और किसने बनवाया? राम सिंह सेकंड ने। इनके टाइम पे जयपुर में मेडिकल कॉलेज भी आया, वो चलो बाद में बंद हो गया, पर मेडिकल कॉलेज भी आया, टेलीग्राफ फैसिलिटी, पहला जयपुर का मैप भी ड्रॉ किया गया, रेलवे लाइन भी बिछाई गई, कंक्रीट रोड भी बनाए गए, ड्रेनेज सिस्टम का भी काम किया गया, पब्लिक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश की गई, और पोस्टल फैसिलिटी भी गांव के अंदर शुरू कर दी गई थी। तो आप देख सकते हो कितना कुछ काम करवाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का पूरा था हाथ, ठीक है। इस तरीके से बाद में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बनते हैं, और साथ में 1871 में इन्होंने 1818 की जो ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, उसको अमेंड भी किए, उसमें जो करेक्शन करने थे वो करने थे। रीज़न बीइंग क्योंकि 1818 में क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 में रिवोल्ट हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया था। फिर उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पूरी पावर चली गई थी, तो जा कर के जो ट्रीटी साइन हुई थी 1818 में, उसको एक तरीके से रिन्यू करना था, उसके जो प्रोविजंस थे उनको अमेंड करना था, और वो चीज़ की गई 1871 में। और उस टाइम जयपुर का किंग कौन था? राम सिंह सेकंड। जयपुर इनके टाइम पे सेकंड, दूसरी काशी के नाम से भी जाना जाने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे। संस्कृत स्कॉलर्स को एक तरीके से यहाँ पर पेट्रोनेज प्रोवाइड की गई थी राम सिंह सेकंड के द्वारा। जैसे कि अपन ने देखा, मौज महल भी इन्होंने बनवाया था फॉर द डिबेट ऑफ संस्कृत इन संस्कृत, ठीक है। इनके टाइम पे हरीश चंद्र नाम से एक स्कॉलर हुए, इन्होंने धर्म संग्रह करके एक बुक लिखी। ऐसे ही व्युत्पत्तिवाद ये बुक लिखी जीवननाथ ने। ऐसे ही नारायण भट्ट परवरिंकर ने लिखी, नारायण भट्ट परवरिंकर ने लिखी शब्द शास्त्र प्रशस्ति। दूसरी बुक लिखी इन्होंने रसिका अष्टकाम, और तीसरी किताब लिखी पद्य पंचशिखा। ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इनका। नारायण भट्ट परवरिंकर ये किसके टाइम पे थे? राम सिंह सेकंड के टाइम पे। कौन कौन सी बुक लिखी? शब्द शास्त्र प्रशस्ति, रसिका अष्टकाम और पद्य पंचशिखा, ये 3 बुक्स लिखी। नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे हो जाएगा। साथ में इन्होंने एक नाट्यशाला भी बनवाई। नाट्यशाला मतलब जहाँ पर नाटक परफॉर्म कर सके, ड्रामा हो सके, थिएटर परफॉर्मेंस को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई, और नाम क्या था उसका? राम प्रकाश। क्या था? राम प्रकाश नाम से नाट्यशाला खुलवाई इन्होंने। फिर इनके बाद में इनके अडॉप्टेड सन
बेसिकली माधो सिंह जो थे वो ईसरदा के बेटे थे, ईसरदा रीजन के जो रूलर थे उनके बेटे थे, उनके भी दत्तक पुत्र ही थे, पर इन्होंने भी अपना दत्तक पुत्र बना लिया था माधो सिंह को। फिर माधो सिंह जैसे ही राम सिंह सेकंड की डेथ होती है 1880 में, तो ये किंग बन जाते हैं। इन्होंने ब्रिटिश एम्परर का जो कोरोनेशन सेरेमनी सेलिब्रेट होता है इंग्लैंड में 1902 में, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए ये पहुंचते हैं। आप देख सकते हो कितना रिलेशनशिप पीक पे चल रहा था इनका इंग्लिश लोगों के साथ में। ही वॉज द फर्स्ट हु स्टार्टेड पोस्टल स्टैम्प एंड पोस्ट कार्ड्स इन प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पोस्टल स्टैम्प और पोस्ट कार्ड शुरू करने वाला पहला किंग था। कौन? माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड ने जब मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे, तो इन्होंने 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था मदन मोहन मालवीय जी को। इसके बाद में इनका खुद के तो बेटा हुआ नहीं, और इनका भी एक अडॉप्टेड सन था मान सिंह सेकंड, जो नाम दिया गया, क्योंकि फर्स्ट तो कौन था? मान सिंह, वो जिसने अकबर के लिए काम किया, लड़ाई लड़ी, बहुत से बैटल्स लड़े, राजा मान सिंह जो नाम था, ठीक है। और अभी कौन से हैं ये? सवाई मान सिंह की बात हो रही है, ठीक है। तो महाराजा सवाई मान सिंह, जिनका रूल चला 1922 से 1949 तक, ये जयपुर का लास्ट रूलर था। और इन्हीं की रूलिंग के टाइम पे ही राजस्थान का इंटीग्रेशन भी शुरू हो गया था। और इंटीग्रेशन के में जब वृहत राजस्थान की स्टेज गेन कर ली थी, तो उस टाइम पर इनको बनाया गया था राज प्रमुख। और ये लगभग 1 अक्टूबर 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब तक ये राज प्रमुख बने रहे थे वृहत राजस्थान के। क्योंकि जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसके बेसिस पे फिर इस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया था, राज प्रमुख वाली पोस्ट को, और नई पोस्ट बना दी थी गवर्नर, जो आज भी चल रही है। एडिटोरियल में अपन डिस्कस करते रहते हैं गवर्नर के रोल को लेकर के, कितने इश्यूज आते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नर की पोस्ट आ गई थी, तब राज प्रमुख पोस्ट अबॉलिश हो चुकी थी। ये भी जब सिंहासन पर बैठे तो इनकी भी उम्र बहुत कम थी, तो इनके टाइम पे भी रीजेंसी काउंसिल बनाई गई थी, ओके, जैसे कि पहले ऑलरेडी इनके टाइम पे बन चुकी थी एक। साथ में अपन देखें तो इनके टाइम पे इनकी जो एजुकेशन थी वो मेयो कॉलेज अजमेर से हुई थी, मतलब स्कूलिंग जो थी वो अजमेर से थी। इनकी बहुत सारी शादियां हुई। पहली शादी जो हुई वो जोधपुर के उम्मेद सिंह के सिस्टर मरुधर बाई से हुई थी। इनके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आना शुरू हो चुकी थी जयपुर प्रिंसली स्टेट में 1927 एडी में। इन्होंने रेवेन्यू से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हाईएस्ट कोर्ट स्टैब्लिश किया रेवेन्यू बोर्ड के नाम से। कब? 1942 में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेवेन्यू बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1942 में जयपुर प्रिंसली स्टेट में। और साथ में ही 1942 में ही इन्होंने मिर्ज़ा इस्माइल मिर्ज़ा इस्माइल को प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त कर दिया था अपने स्टेट का। और मिर्ज़ा इस्माइल के नाम तो ये आपको पता होगा, MI रोड है जयपुर में, ठीक है। इनके टाइम पे बहुत से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर की बात अपन करते हैं। तो उनमें है पहले गिरधर शर्मा। इन्होंने वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति करके बुक्स लिखी। इनको बहुत फेम मिला, बहुत फेमस हुई थी ये बुक उस टाइम पे, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, गिरधर शर्मा की ये बुक्स। ऐसे ही सूर्य नारायण शास्त्री एक और स्कॉलर थे, उन्होंने बुक लिखी मानवंश महाकाव्य। ये अपने आप में पूरी जो डायनेस्टी थी, पूरी लीनियज जो थी कछवाहों की, इसकी उसको डिटेल आउट करता है। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की थी बहुत बढ़िया तरीके से, और वो आज कंप्लीट होता है, कछवाहा डायनेस्टी कंप्लीट होती है। अब 2 या 3 वीडियो और आएंगे जिनके अंदर डायनेस्टीज अपन कवर कर लेंगे, जिसमें भाटीज, जाट और शायद यादव और परमार, आई गेस थोड़ा बहुत छोटा बहुत, बस इतना ही कुछ बाकी है, ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो 3 वीडियो मैक्स
इसके बाद में अपना एक बार डायनेस्टी वाला सेगमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन स्विच करेंगे आगे कुछ और टॉपिक्स जो अपने बचे हुए हैं उनको लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।